महाराष्ट्र की राजनीति का एक अध्याय अंत हो गया। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के लिए ऐसा अंधेरा लेकर आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बारामती के आसमान में उड़ता हुआ VSR वेंचर्स का चार्टर्ड लियरजेट 45XR विमान अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन किसको पता था कि यह सफर मंजिल पर जाकर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी हादसे पर खत्म होगा। मुंबई से उड़ान भरने वाला यह विमान बॉम्बार्डियर एरोस्पेस द्वारा निर्मित बहुत सुरक्षित बिजनेस जेट माना जाता है। विमान में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजित पवार समेत कुल 5 लोग सवार थे। इनमें 2 अनुभवी पायलट और 3 अन्य सहयोगी थे। विमान बारामती एयरपोर्ट के रनवे की तरफ बढ़ रहा था और लैंडिंग में मैच कुछ ही पल बाकी थे। तभी अचानक एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान लैंडिंग स्ट्रिप के ठीक ऊपर डगमगाया और जोरदार धमाके की आवाज आई, जिसके बाद जमीन पर गिर पड़ा। हादसे की खबर जंगल में आग की तरह फैली, लेकिन शुरुआती कुछ घंटों में जो हुआ उसने इस दुर्घटना को और भी संदिग्ध बना दिया था। सुबह के वक्त जब विमान का मलबा लैंडिंग स्ट्रिप से ठीक पहले बिखरा मिला तो वहां अफरा तफरी का माहौल था। विमान में लगी आग इतनी भीषण थी कि राहत बचाव दल को पास जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। DGCA ने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी सुरक्षित तकनीक वाले विमान में लैंडिंग के वक्त अचानक तकनीकी खराबी कैसे आ गई। सबसे बड़ा रहस्य तब गहरा गया जब हादसे के तुरंत बाद खबरों में विरोधाभास दिखाई देने लगा। कुछ चैनलों पर अजित पवार की मौत की खबर चल रही थी तो कुछ सूत्र उन्हें गंभीर रूप से घायल बता रहे थे। इस असमंजस ने पूरे राज्य को सांस रोकने पर मजबूर कर दिया था। इस हादसे को लेकर रहस्य तब और गहरा गया जब लोगों का ध्यान अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर गया। हादसे के ठीक कुछ देर पहले उनके आधिकारिक हैंडल से एक ऐसा पोस्ट हुआ था जो अब हर किसी के लिए पहेली बन गया। चुनाव प्रचार के शोरगुल के बीच हुई यह घटना सिर्फ एक हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? यह सवाल हर जुबान पर है। लैंडिंग के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था और विमान में कोई पुरानी खराबी का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। ऐसे में अचानक विमान का नियंत्रण खो देना और आग के गोले में बदल जाना कई अनसुलझे सवालों को जन्म दे रहा है। मलबे की जांच और ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट ही शायद इस राज से पर्दा उठा पाएगी कि आखिर आखिरी पलों में कॉकपिट के भीतर हुआ क्या था। क्यों एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इस विमान का संपर्क टूटा। फिलहाल पूरा महाराष्ट्र अपने नेता के लिए शोक में डूबा हुआ है और सियासत का बहुत अहम अध्याय इस रहस्यमयी हादसे के साथ समाप्त हो गया। वैसे हमारे देश में विमान हादसे और नेताओं का उन हादसों में मारा जाना कोई नई बात नहीं है। इनमें से कई हादसे तो ऐसे हैं जो आज भी रहस्य बनकर तैरते हैं। अब अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो अजित पवार की कहानी सिर्फ सत्ता और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति की कहानी है, ऐसे व्यक्ति का सफर है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी शर्तों पर जीता, जिया और नचाया। महाराष्ट्र की राजनीति में अजित पवार का नाम एक ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है जिन्होंने अपनी कार्यशैली, राजनीतिक कौशल से प्रदेश की सियासत में अपनी अलग पहचान बनाई। अब इसके लिए भले ही अपने चाचा से बगावत क्यों ना करनी पड़ी हो। सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा और देखते ही देखते एनसीपी के सबसे मजबूत स्तंभ बन गए थे। अजित पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवरा गांव में हुआ था। वो मराठा क्षत्रप शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार के बेटे हैं। उनके पिता अनंतराव पवार का झुकाव राजनीति के बजाय कला और सिनेमा की तरफ ज्यादा था। अनंतराव ने मुंबई में मौजूद वी शांताराम के मशहूर राजकमल स्टूडियो में काम किया और वो फिल्म जगत से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। अजित पवार का बचपन बारामती और आसपास के ग्रामीण इलाकों में ही बीता। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन महाराष्ट्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल बारामती से पूरी की थी। उस दौर में एक बहुत सामान्य स्टूडेंट थे, लेकिन उनके परिवार का राजनीतिक रसूख धीरे धीरे बढ़ रहा था। अजित पवार जब कॉलेज में थे तभी उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनके पिता का अचानक निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की जिम्मेदारियां और बदलते हालातों के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। यहीं से उनके जीवन की दिशा बदली और उन्होंने सियासत में कदम रखने का फैसला किया। अजित पवार ने अपने चाचा शरद पवार के मार्गदर्शन में साल 1982 में एक्टिव पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। उस समय शरद पवार पहले से ही एक दिग्गज नेता के तौर पर उभर चुके थे और महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का चला रहे थे। राजनीति में कदम रखने के बाद अजित पवार ने सबसे पहले जमीनी स्तर पर काम करना शुरू किया। उन्होंने एक सहकारी चीनी कारखाने के बोर्ड के लिए चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। यह उनकी पहली जीत थी जिसने उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया। इसके बाद वो पुणे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष बने।
सहकारी क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई। लगातार 16 साल तक उस पद पर काबिज रहे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो महाराष्ट्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, और किसानों के मुद्दों को बहुत बारीकी से समझा। यही वजह है कि बारामती के इलाके में ना अजित पवार का सिक्का चलता था। एक भी पत्ता उनके इजाजत के बगैर हिलता नहीं था। कहते हैं किसानों के बीच उनकी जबरदस्त पकड़ थी। उन्होंने किसानों के मुद्दों को बारीकी से समझा, जो आगे चलकर उनकी राजनीति का केंद्र बने। साल 1991 में अजित पवार ने पहली बार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता और सांसद बने। हालांकि ये जीत उनके लिए व्यक्तिगत महत्व से ज्यादा उनके चाचा शरद पवार की राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक सीढ़ी बन गई। बाद में उन्होंने ये सीट अपने चाचा शरद पवार के लिए खाली कर दी। वहां से शरद पवार लड़े ताकि वो नरसिम्हा राव सरकार में रक्षा मंत्री बन सकें। यह त्याग अजित पवार की अपने चाचा के प्रति वफादारी का पहला बड़ा सबूत था। जब शरद पवार ने केंद्र की राजनीति में खुद को पूरी तरह एक्टिव कर लिया तो महाराष्ट्र की सियासत की कमान धीरे धीरे अजित पवार ने अपने हाथों में ले ली। शरद पवार केंद्र देखते थे, अजित पवार महाराष्ट्र। उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से खुद को शरद पवार के सियासी वारिस के तौर पर स्थापित कर लिया। साल 1995 में पहली बार पुणे जिले के बारामती विधानसभा से वो विधायक चुनकर आए। बारामती की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया कि इसके बाद से वो लगातार इस विधानसभा से, यानी बारामती विधानसभा से विधायक चुने जाते रहे। 1995, 99, 2004, 2009 वो लगातार जीतते रहे। फिर 2014 जीते, फिर 2019 में विधायक बने और 2024 में भी उन्होंने अपनी इस सीट को बरकरार रखा। अपने करीब 45 साल के सियासी सफर में अजित पवार एक बार सांसद और 7 बार विधायक रहे। मतलब कि अगर 45 साल को देखें आप तो उनके शुरुआती 5 साल को छोड़ दीजिए तो वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, यानी डायरेक्ट पॉलिटिक्स में वो शामिल रहे हैं। उन्होंने खुद को महाराष्ट्र की राजनीति तक ही सीमित रखा और राज्य के विकास कार्यों में पूरी ताकत झोंक दी। सरकार में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मंत्री पद भी संभाला। सुधाकर नाइक की सरकार में उन्होंने कृषि मंत्री और बिजली राज्य मंत्री के रूप में काम किया। इसके बाद जब चाचा शरद पवार 1992 और 93 में मुख्यमंत्री बने तो मंत्रिमंडल में शामिल हुए अजित पवार। 1999 का दौर महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ लेकर आया था, जब कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर सत्ता संभाली। विलासराव देशमुख की सरकार में अजित पवार को सिंचाई मंत्री का पद मिला। सिंचाई मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। हालांकि इसको लेकर बाद में बहुत सारा विवाद भी हुआ। साल 2003 और 2004 में सुशील कुमार शिंदे की सरकार आई। उन्हें ग्रामीण विकास का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। उनकी प्रशासनिक क्षमता और तेज तर्रार फैसलों ने उन्हें पार्टी में बहुत लोकप्रिय बना दिया, एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित कर दिया था। अजित पवार का राजनीतिक करियर साल 2010 के बाद और दिलचस्प होता चला गया, जब वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने। अजित पवार पहली बार साल 2010 के नवंबर महीने में उप मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद वो लगातार राज्य की सत्ता के केंद्र में ही रहे, अगर नहीं भी रहे तो नचाते रहे। साल 2019 में अजित पवार के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा नाटकीय मोड़ आया। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब सरकार बनाने को लेकर असमंजस की स्थिति थी, तब 23 नवंबर की सुबह देश ने एक हैरान करने वाली तस्वीर देखी। अजित पवार ने अपने चाचा को दगा दे दिया। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर राजभवन में आधी रात को गोपनीय समारोह में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह घटना महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़े उलटफेर के रूप में देखी गई। अजित पवार को धोखेबाज तक कहा गया। हालांकि यह सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई। फडणवीस सदन में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। इसके बाद राजनीतिक समीकरण बदले और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी। दिलचस्प बात यह थी कि इस सरकार में भी अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। एक ही साल में 2 अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में वो डिप्टी सीएम बनाए गए। अपने आप में भारत के इतिहास का यह सबसे अनोखा रिकॉर्ड माना जाता है। इसके बाद भी महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल जारी रही। साल 2022 और 2023 में अजित पवार ने एक बार फिर अपनी अलग राजनीतिक लकीर खींची। जिस चाचा की उंगली पकड़कर उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी, उन्हीं चाचा से बगावत कर दी। उन्होंने पार्टी के एक बड़े धड़े के साथ बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया। जुलाई 2023 में वो एक बार फिर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। यह छठी बार था जब उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अजित पवार की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने अपने दम पर संगठन बनाया। जब वो अपने चाचा शरद पवार के साथ काम करने आए तो एनसीपी का संगठन बनाया, और उसके बाद जब शरद पवार से अलग हुए तो एनसीपी अजित पवार गुट का संगठन बनाया। समय आने पर वो बड़े से बड़े जोखिम लेने से भी पीछे नहीं हटे। उनका जीवन विवादों और उपलब्धियों का एक कॉम्बिनेशन दिखता है।
सहकारी बैंक के अध्यक्ष से लेकर 6 बार उप मुख्यमंत्री बनने तक का सफर यह साबित करता है कि वो राजनीति के कितने बड़े धुरंधर प्लेयर थे। वैसे उन पर भ्रष्टाचार के भी बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगे। 2019 में जब उन्होंने अपने चाचा शरद पवार को धोखा देकर देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोची, तब लोगों ने कहा कि ये वॉशिंग मशीन में जाना चाहते हैं, मतलब अपने सारे भ्रष्टाचार के दाग धोना चाहते हैं। 2023 में जब वो दोबारा बीजेपी के साथ आए और सरकार बनाई अजित पवार ने, उस वक्त भी लोगों ने यही कहा कि उनके खिलाफ जांच चल रही थी सीबीआई की। उस जांच से बचने के लिए अजित पवार ने कदम उठाया। अजित पवार की शादी सुनेत्रा पवार से हुई। उनके 2 बेटे हैं, पार्थ पवार और जय पवार, जो अब अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं। अजित पवार तो स्थापित हो चुके थे, अपने बेटों को स्थापित नहीं कर पाए। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक धुरी बने रहे, जिनके बिना राज्य की सत्ता का समीकरण साधना, चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में रहे, उसके लिए नामुमकिन सा रहा। विमान हादसे में उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे सियासी गलियारे को सन्न कर दिया है। एक ऐसा नेता जो कभी हार नहीं मानता था, वो एक रहस्यमयी हादसे का शिकार हो गया है। क्या बाकी नेताओं की तरह अजित पवार की मृत्यु भी एक रहस्यमयी मौत बनकर रह जाएगी? आपको क्या लगता है? अजित पवार के बारे में आप कितना समझ पाए? कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा।